Hi friends, welcome to my channel, and today I'm going to talk about a very interesting theory of attribution by the name correspondent inference theory by Davis and Jones. It mainly concerns with dispositional attribution. So let's dive into correspondent inference theory by Davis and Jones. ये एक इम्पॉर्टेंट theory है when we want to talk about attribution. So this theory particularly focuses on the dispositional attribution. अब अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखोगे जिसमें मैंने सिचुएशनल और डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, दोनों के बीच में फ़र्क बताया है. टू दिस थ्योरी वी वुड लाइक टू जस्ट रिमेंबर जो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है उसको हम इंटरनल एट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन डज समथिंग, आई विल ओवरलुक ऑल दी सिचुएशनल फैक्टर्स जो उसका बिहेवियर डिटर्मिन कर सकता है, और सिर्फ उसके ट्रेट्स में भी समथिंग दैट इज़ इंटरनल टू दैट एक्टर मैं वो चीज़ें कंसिडर करूँगी वाइल एट्रीब्यूटिंग हिज बिहेवियर. नाउ the screen shows you three of the sources for correspondent inference theory, but we will have two more sources जहाँ से हम ये information ले सकते हैं. Now the model is called as correspondent inference theory, and it concerns how people make stable attributions about the इंटरनल क्वालिटीज़ ऑफ पीपल. सो स्टेबल एट्रीब्यूशन करना चाहते हैं. इसमें डेविस एंड जोन्स ने अजम्पशंस बताए हैं कुछ इस थ्योरी के. वो कहते हैं कि हम लोग ह्यूमंस वांट टू हैव मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन. जब भी हम किसी का बिहेवियर नोटिस करते हैं, सो वी ऑलवेज लुक फॉर मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन फॉर दोज बिहेवियर. मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन आपको पता है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में एट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं. फाइन. एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू लुक एट बिहेवियर एंड एट्रीब्यूशन दैट आर स्टेबल. वो हर समय में बदलनी नहीं चाहिए वो एट्रीब्यूशंस. ठीक है. So now before I come on to these three aspects, I will focus on the most important aspect, and that is non-common effects. Non-common effects. In this, when more than one course of action is available to an individual, one can ask, for example, what did the chosen behavior produce that some other behavior would not have produced? Okay, then by comparing the consequences of the action that you have taken, with consequences of actions that are not taken, you compare the consequences of these two factors. जो आपने एक्शन किया और आपने जो नहीं किया, उन दोनों के आप consequences को compare करते हैं और आप उसमें से कुछ नॉन कॉमन चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं. अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स को. अब इसमें आप देखो, स्टूडेंट ए है, वो दो यूनिवर्सिटीज़ में कंफ्यूज्ड है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए. अब फर्स्ट के 4 पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे देख लिए. फर्स्ट इज़ प्रेस्टीजियस स्कूल है, क्लिनिकल प्रोग्राम भी वो ऑफ़र करता है, डिज़ायरेबल लोकेशन पे भी है, और देयर लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. ठीक है. इसमें ये चारों हैं, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि बी जो क्राइटेरिया है जो कि है क्लिनिकल प्रोग्राम, वो वाई यूनिवर्सिटी में नहीं है. सो वी ऑल्सो सी कि स्टूडेंट हैज़ चोजन यूनिवर्सिटी एक्स. तो इसमें नॉन कॉमन इफ़ेक्ट क्या था? क्लिनिकल प्रोग्राम. सो फॉर दिस वी कैन एट्रीब्यूट कि स्टूडेंट ए हैज़ चोजन एक्स यूनिवर्सिटी, एंड इसका एट्रीब्यूशन क्या है? एक नॉन कॉमन इफ़ेक्ट है जो कि है क्लिनिकल प्रोग्राम. क्लिनिकल प्रोग्राम इस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इसने यूनिवर्सिटी एक्स को चूज़ किया है.
सो आई होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि नॉन कॉमन इफ़ेक्ट्स क्या है. तो इसको मैं फोर्थ क्राइटेरिया बता देती हूँ. वैसे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देन लेट्स लुक एट चॉइस. If a behavior is freely chosen, it is believed to be internal. Of course, अगर मेरे पास सब यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन दिया जाए to get enrolled into and I choose Punjab University, it is of course because I like it. वो एक internal disposition से आ रहा है. Second, expectations. Now, failure to meet the expectations is more informative about a person. Now, इसको हम सोशल डिज़ायरेबिलिटी से भी कर सकते हैं कंपेयर. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर सपोज टू अबाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी. सो मैं ये कह सकती हूँ कि इफ़ आई पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज़ बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स सो. अगर मुझे if I rebel against the government and I say I will not pay the taxes, so social desirable है हमारे लिए टैक्स पे करना, वो सब कर रहे हैं. तो उसमें हम नहीं पता लगा सकते कि कोई इंटरनली उसको सहमत है या नहीं है. बट when somebody decides and comes out in open that I am not going to pay the tax, it is totally इंटरनल. वो खुद से उसको वो विश्वास रखता है कि पेइंग टैक्सेस मे बी इज़ नॉट हेल्पिंग हिम आउट. सो सोशल डिज़ायरेबिलिटी के जब आप अगेंस्ट में जाते हैं तो वो इंटरनली एट्रीब्यूट होगा. सो वी कैन से लो ऑन सोशल डिज़ायरेबिलिटी. नाउ आई विल कम बैक टू एक्सपेक्टेंसीज. फॉर एक्सपेक्टेंसीज ऑफकोर्स किसी का बैकग्राउंड हमें हेल्प करता है उसके बारे में एट्रीब्यूशन फॉर्म करने के लिए. हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रायर बिहेवियर, कि उन्होंने पहले ऐसे वाक्यों में क्या क्या किया है. परसीविंग कंसिस्टेंसी इन देयर बिहेवियर और इंटेंशंस, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस इन मेकिंग डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन. और कई बार जैसे कि इस लाइन में लिखा है, फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेंसीज इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव अबाउट द पर्सन. So sometimes deviation from expected patterns of behavior can also help us refine the prior dispositional attribution. For example, आपकी एक कलीग है और आपको पता है कि वो बहुत conscientious है. she is very disciplined and punctual. But you observe that she stays home when her children are sick. And you can make precise inferences about her priorities by this. ठीक है. So this is generally not what is expected, but you are making some dispositional attribution also by failure to perform with their expectations. So you find out through this example that she prioritized her children more than being punctual for job. These four elements are majorly what the correspondent inference theory talks about. Thanks. If you like the video, please like कीजिए और subscribe करिए channel को for more such educational videos on psychology. Bye. See you in the next video.